हेलो बच्चों, होप यू आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर एनिमल टिश्यूज, जो कि आपका चैप्टर 7 है। और पूरा नाम की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इनमें मेजरली हम लोग हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के टिश्यूज मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट में हमारा जो करंटली सिलेबस में है वो है कॉकरोच, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फ्रॉग एज सच नहीं है यहाँ पे, और कुछ स्कूल्स में कुछ सिस्टम्स भी पूछे गए हैं फ्रॉग के, तो उसको वी विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। तो टिश्यूज जो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको जानेंगे। मेजरली हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो डील करते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू को ज्यादा करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में उतना ज्यादा हम यहाँ डिटेल में नहीं करते, क्योंकि उन दोनों टिश्यूज के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आप बॉन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप मसल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे डिटेल में हम इन टिश्यूज को समझ लेते हैं बच्चों, राइट, फिजियोलॉजी में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की बच्चों। तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट है हमारा, या पहला जो हमारा पॉइंट है कि टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या है बच्चों? टिश्यूज जो है एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिनमें देखने को मिल रहे हैं। अब वापस आऊंगा इस पॉइंट पे कि मैंने क्योंकि बोला जिनमें देखने को मिल रहे हैं। तो टिश्यूज मिलके अपने ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं लिंक करना चाहूं इस पॉइंट को एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से, तो एनिमल किंगडम में आपको याद होगा कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहले टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। तो शायद आपका जवाब निकल के आएगा सर सिलेंट्रेटा या निडेरियंस, पहला फाइलम जिसमें हमने देखा कि टिश्यूज जो है वो हमें देखने को मिले। और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ हम लोग बढ़े, जहां पे हमें एक ऑर्गन सिस्टम्स तक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं टिश्यू की, कि जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, सो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। अब चूंकि यहाँ पे सिंगल सेल है तो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो टिश्यूज हमें एज सच कोई देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स बॉडी की, एक मल्टी सेल्युलर एनिमल की, सो द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब हम बात करते हैं तो हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिफरेंट सेल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और इसको बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों इसके लिए? यस, कम ऑन, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं इसे? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है यहाँ पे कि अलग अलग सेल्स जो हैं वो अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेल्युलर एनिमल में अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function। तो एक ग्रुप ऑफ सेल जो है वो एक इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या सर ये डेफिनेशन इनफ है? ज्यादातर बच्चे मैंने सुना है मुंह से उनके कि जब भी उनसे टिश्यूज की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो कह देते हैं कि दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या एक ग्रुप ऑफ सेल बोलना इनफ है? नहीं, क्योंकि एक टिश्यू कब बन रहा है? एक टिश्यू तब बन रहा है जब हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल जो है वो कैसा होना चाहिए? ग्रुप ऑफ सेल should be similar in तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है वहां पे। सिमिलर इन ऑरिजिन, सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये तीन पॉइंट तो हमें ध्यान रखने हैं अब जब भी हम टिश्यूज वाली डेफिनेशन को बच्चों बताएंगे। ठीक है, तो सिमिलर इन ऑरिजिन, सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वेल। सो अब हम बोल सकते हैं कि हमें टिश्यू की डेफिनेशन एक हमारी भरपूर जो है वो हो गई। आपकी बॉडी में क्या आप जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा देखने को मिलता है? तो शायद काफी सारे बच्चे जवाब जानते होंगे। जो जानते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, राइट। सो हार्डेस्ट टिश्यू जो है चलिए बता देते हैं, बाकी आप जाके पॉज करके कमेंट करके आइए उससे पहले। तो हार्डेस्ट टिश्यू जो हमें देखने को मिलता है बच्चों वो होता है हमारी बॉडी में बोन्स। ठीक है, हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा हो गया? हार्डेस्ट टिश्यू हो गया हमारी बॉडी में बोन्स हो गई। ठीक है, और अगर मैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू के बारे में बात करूं तो सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो है
अगर मैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू के बारे में बात करूं तो सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का, यस कम ऑन जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में बता के आइए, ब्लड। ठीक है, क्या सा होता है, ब्लड होता है, राइट। तो इस तरह से हम एक दो पॉइंट्स हमारे एक्स्ट्रा जो है हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, सॉफ्ट टिश्यू कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा आप देखेंगे एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, राइट, बिल्कुल जी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो वेरी करता है, वो अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, बिल्कुल होगा बच्चों। इसीलिए तो हमने एक वर्ड यूज किया ना, जिसे हमने डिवीजन ऑफ लेबर का नाम दिया। हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो स्टडी कर रहे हैं ये हमारी स्टडी है टिश्यूज की, और टिश्यूज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज एंड द लॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ समथिंग, राइट, स्टडी ऑफ एनीथिंग। लाइक हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर स्टडीइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली, राइट। ओके, सो देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट, अलग अलग टिश्यूज होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारी इस बॉडी में। सो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स एज वेल, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, राइट। तो ये 4 टिश्यूज जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। रफली देखें तो एपिथेलियल टिश्यू का जो मेजर फंक्शन होता है हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के अंदर, लाइक सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, ये मेजर फंक्शन हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो परफॉर्म करते हैं। हाँ, इनके टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कनेक्शन बनाने में अपना रोल प्ले करता है एक कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल बोन, अनदर सेकंड एग्जांपल द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड द ब्लड एज वेल, राइट। तो ये भी एक कनेक्शन बनाने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू, मसल, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं आपको। उसके अलावा नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स या न्यूरल टिश्यू जो होते हैं ये आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम भी छोटी क्लासेस से नर्वस टिश्यू का या न्यूरॉन्स का अक्सर देखा ही होगा, राइट। ये कुछ मसल्स हैं आपकी बॉडी में जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ इस तरह की शेप देखने को मिलती है। सो लेट्स बिगिन द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया और द एपिथेलियम टिश्यू। एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। देखिए सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो जनरली 1 टाइप ऑफ सेल से ही मेड अप होते हैं। इनके अंदर हमें कैसी सेल्स देखने को मिलती हैं, 1 टाइप ऑफ सेल देखने को मिलती हैं। और जबकि यहाँ पे ये हमें ये जो मेड अप होते हैं ये मैनी टाइप ऑफ सेल्स हैं, मैनी सेल्स जो हैं इनको मिलके बनाती हैं, मैनी सेल्स जो है वो मिलके बनाती हैं, जबकि इनको एक ही तरह की सेल जो है वो मिलके बनाती है। एपिथेलियल टिश्यू और एज एपिथेलियम, प्लूरल हम इसको एपिथेलिया बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एपिथेलिया को अगर हम चंक करें तो एपी का मतलब होता है अपॉन, तो ऐसा टिश्यू जो किसी टिश्यू के ऊपर या किसी के ऊपर होता है। एंड द थेलिया इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एज वेल। थेलिया जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। किसके लिए यूज करते हैं, ग्रोथ के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं वर्ड को। सो दे प्रोवाइड अ कवरिंग, जो एपिथेलियम टिश्यू है क्या प्रोवाइड करते हैं, कवरिंग और द लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में या कुछ पार्ट्स में ये कवरिंग देने का काम करते हैं या लाइनिंग देते हैं, उसको लाइनिंग प्रोवाइड कराते हैं, या कुछ पार्ट्स में बॉडी के देखने को हमें मिलते हैं। There are 2 types of epithelial tissues, mainly the one is the simple epithelium tissue and the other one is the compound epithelium tissues. Simple epithelium tissues are composed of single layer of cells, single layer of cells यानी कि एक ही टाइप की सेल, जो 1 टाइप ऑफ सेल हमने देखी वह उस टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। अगर हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो मेजर फंक्शन क्या है यहाँ पे, जैसे कि they are as a lining for a body cavities, present in the ducts and the tubes as well. Epithelial tissues जो हैं simple squamous, simple cuboidal, simple columnar tissues जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये टाइप्स हो गए इनके कुछ, राइट। The compound epithelium tissues, whereas the compound epithelium tissues consist of 2 or more cell layers, 2 या 2 से ज्यादा सेल लेयर से मेड अप होते हैं, and has protective function। क्या फंक्शन हो गया, स्टार लगा के लिखेंगे। इनका फंक्शन क्या है, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एज इट डज इन आवर स्किन एज वेल। हमारे स्किन में भी देखने को मिलते हैं। हमें अभी टाइप्स पढ़ेंगे हम आगे इनके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स
सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देयर इज अ मोर टाइप, बट अभी हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज को फर्दर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दे हैव अ क्यूब लाइक शेप. Simple columnar epithelium, they have a column like shape, so that's why its name is the columnar. According to the shape or on the behalf of the shape, the name is the cuboidal epithelium tissues. Compound epithelium tissue को अगर हम ध्यान से देखें, so they are made up of multi-layered cells. They have a many layers. They have a many layers like a 1, 2, 3. You can observe. There are many layer of the cells. Many layer जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इनको मल्टी लेयर्ड सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, देखिए जरा, सो दीज आर स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू लाइक सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर, उसके अलावा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। राइट, तो ये मेजर टाइप जो है हमें देखने को इनके मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एंड सम सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज हैव द कॉलुमनर सेल्स व्हिच हैव सीलिया एज वेल। यू कैन ऑब्जर्व दिस इजीली, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे। तो कॉलुमनर जो होते हैं, कॉलुमनर इज लाइक अ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। कॉलम उनकी शेप जो है, उनके बिहाफ पे इनको नाम कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो दिया गया है। तो you can see that they are very tall structure, right? They have a nucleus in a nucleus is present in the center part of the tissue. They have a bearing cilia as well, and these cilia which helps in the movement as well. तो ये cilia जो होते हैं, the cilia helps in the movement. ठीक है, cilia help करते हैं किसमें? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम किससे मेडअप होता है, वही हमने बात की थी कि दैट इज सिंपली मेडअप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इरेगुलर बाउंड्रीज जो है बेसिकली यहाँ पे शेप को देख के बताई गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी शेप को, सो दे हैव इरेगुलर बाउंड्रीज एज वेल। दे हैव इरेगुलर बाउंड्रीज एज वेल। ठीक है, तो इनकी शेप को ध्यान में रखते हुए इन्हें हम इरेगुलर बाउंड्रीज जो है इनकी हमें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सिंपल एपिथेलियम या सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का नाम दिया जाता है। इरेगुलर शेप होती है। कहां देखने को मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कहां देखने को मिलते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? ब्लड वेसल्स में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमारी जो एयर सैक होती है लंग की, हमारी जो लंग की जो एयर सैक होते हैं इन एल्वियोलाई में, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा लंग हो गया, और लंग्स में देयर इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द एल्वियोलाई, एंड यू नो दैट द एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्या है ये? प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो यहां पे इस लाइनिंग पे हमें जो टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं, इस लाइनिंग पे जो टिश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, दे आर, व्हाट आर दे? दे आर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज, राइट? तो इन फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, walls of the blood vessels, air sac of the lungs, and involved in a function like forming diffusion boundaries. ठीक है, यहां डिफ्यूजन बाउंड्रीज या डिफ्यूजन की प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। क्या आप जानते हैं इन एपिथेलियम टिश्यूज में अंदर ब्लड वेसल्स तो प्रेजेंट होती नहीं, तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये न्यूट्रिशन जो है इनके पास तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इनका एक रफ स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक, मैं एक रफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ, मान लीजिए कि कोई ये एक एपिथेलियम टिश्यू है, और यहां पे इनके बीच में, यहां पर इनके बीच में एक जो नर्व सप्लाई होगी वो हमें देखने को मिलेगी, और इनके बीच में जो है नीचे की तरफ क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं। यहां पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए कि यहां पे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो हो गए, ये एक कनेक्टिव टिश्यू हो गए,
ये एक कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, और उसके अलावा यहां पर इनके पास प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है यहां पे, ये हो गया एक एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, ये हो गया एक एपिथेलियम टिश्यू, राइट बच्चों। तो देखो हमने क्या बोला था कि एपी का मतलब होता है अपॉन, और ऐसा मान लीजिए कि यहां पे जो है ये नर्व की सप्लाई जो है वो जा रही है, ठीक है, ये हो गई मान लीजिए नर्व सप्लाई हो गई, लेकिन यहां पे हमें ब्लड वेसल्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ब्लड वेसल्स नहीं है तो यहां न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? न्यूट्रिशन पहुंचता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे पहुंचेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो पहुंचाएगा। तो अब देखो जरा, हमने क्या बोला था शुरुआत में? हमने कहा था कि एपी का मतलब होता है अपॉन, एंथेलियम रिलेटेड टू द ग्रोथ। तो इसकी जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर हो रही है? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों अच्छे से रिवीजन करो इसी तरीके से। वन शॉट है मैं जानता हूं, तो हमें सारी चीजें कवर भी करनी है और थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ये वन शॉट जो है वो आपका एक 6 घंटे का वन शॉट बन जाए, राइट। तो एक रिवीजन जो है आपकी इस तरह से बहुत बेहतर तरीके से इनकी हो सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट्स कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं? क्यूब लाइक। तो ये शेप जो है, इसकी शेप के बिहाफ पे इसका जो नाम है वो रखा गया है इस तरह से। इसकी शेप के बिहाफ पे इसका नाम जो है वो ऐसे रखा गया है। दिस इज कॉमनली फाउंड, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी कि उनकी लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है बस। कॉमनली फाउंड इन ducts of glands and tubular parts of nephrons as well, and that can be framed as a question, ध्यान रखिएगा, in kidneys। तो किडनीज के जो ट्यूबुलर पार्ट्स नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं, एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना इनका मेन फंक्शन होता है। अब लास्ट में छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बच्चों, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं हमारे कॉलुमनर एपिथेलियम, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर लाइक cells. Their nuclei are located at the base as well. इनके जो न्यूक्लियाई हैं उसकी लोकेशन कहां पे है? बेस पे प्रेजेंट है, और आप यहां पे आसानी से इसको देख भी सकते हैं। ये रहे, ठीक है, ये रहे इसके न्यूक्लियस, राइट। तो हमें बेस में देखने को मिल रहा है। और कैसी सेल्स हैं ये? टॉल हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? दे बियरिंग सीलिया। क्या बियर कर रहे हैं ये? सीलिया बियर कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। They are found in the lining of stomach and intestine. कहां पे देखने को मिलते हैं? स्टमक में और इंटेस्टाइन की इनकी लोकेशन हो गई। हेल्प करते हैं वहां पे सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। अगर आप ज्यादातर देखोगे, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आपकी बॉडी में फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन अगर आपसे ओवरऑल पूछ लिए गए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सीशन। क्या लिखेंगे? सीशन। सर सीशन का मतलब क्या है? सीशन का मतलब है यहां पे S इज फॉर सिक्रीशन, S इज फॉर सिक्रीशन, E इज फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है, एंड A इज फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो मेजरली अगर आप देखोगे तो आपको यही तो फंक्शन देखने को मिलेंगे ज्यादातर। कोई सिक्रीशन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। तो अगर आपसे ओवरऑल फंक्शन पूछा जाता है एपिथेलियल टिश्यू का, तो यू कैन राइट ओवरऑल फंक्शन इज, रिमेंबर, सीशन। सीशन, सीशन लाइक सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एपिथेलियल टिश्यू मेनली जो है वो अपना काम करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। The columnar or cuboidal cells bears cilia on their free surface and they are called ciliated epithelium tissues. अब क्योंकि उनकी सरफेस पे cilia present हैं, they bearing cilia, that's why they are called ciliated epithelium tissues और columnar ciliated epithelium tissues भी कहते हैं।
देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स। क्या करते हैं ये? पार्टिकल्स को मूव कराने में हेल्प करते हैं सिलिया। क्या आप जानते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उन फैलोपियन ट्यूब्स में भी क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब्स तो पढ़ा है ना आप लोगों ने? अरे भाई, जहां पे ओवा जो है वो ट्रांसपोर्ट करके आता है ओवरी से और आगे की तरफ मूव करता है, तो फैलोपियन ट्यूब्स में ओवा को भी मूव कराने में या फिर एग को मूव कराने में ये हेल्प करती है। क्या कराने में? इसको मूव कराने में हेल्प करती है। किसमें? इन फैलोपियन ट्यूब्स में, राइट? सो देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स, और म्यूकस को भी मूव कराने में इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम टिश्यू। तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि ओवा से निकला एग और ओवा से निकलता निकलता फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच गया, जहां पर उसको फर्टिलाइजेशन करना होता है स्पर्म के साथ मिलके, गैमेट के साथ मिलके दूसरे। तो उसको एक मूवमेंट चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए। तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो इसको प्रोवाइड कराते हैं। आई होप कि आप लोगों को बच्चों एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपको इस लेक्चर में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में यहां तक भी अगर आपको मजा आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, सो दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस। कहां पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं हमें? ज्यादातर मेनली जो होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड द फैलोपियन ट्यूब्स एज वेल। हमने फैलोपियन ट्यूब के तो बारे में बात की, अब जरा ब्रोंकियोल्स को देखते हैं यहां पे। सॉरी, दिस इज द एल्वियोलर सेक। सेक जो है वो वर्ड आता है एक इंटरनल पार्ट के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के इंटरनल, जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं। एंड सेक इज लाइक अ सिंपल बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम एल्वियोलर स्ट्रक्चर के नाम से भी, एल्वियोलर सेक के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे इस एल्वियोलर सेक में आपको यहां देखने को मिलते हैं ये जो लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रोंकियोल रीजन जो है, जैसे जो अंदर की तरफ यहाँ पे ब्रोंकियोल रीजन जो है यहाँ पे एंड फैलोपियन ट्यूब्स में देखने को मिलते हैं। तो एल्वियोलर पोल्स है यहाँ पे, एल्वियोलर डक्ट है यहाँ पे, राइट? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं, राइट? तो ये बेसिकली इन पर्टिकुलर रीजंस में देखने को मिलते हैं। क्या सर सवाल पूछा जा सकता है? बिल्कुल, यही तो इस तरह के सवाल इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक बच्चों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ कंपाउंड एपिथेलियम्स के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, या जिसे हम मल्टी लेयर्ड के नाम से भी जानते हैं। द सेल्स एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब क्या है यहाँ पे? इन सेल्स का लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में, लेकिन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपसे ओवरऑल फंक्शन पूछा जाए एपिथेलियम टिश्यू का, सो ओवरऑल फंक्शन में वी कैन राइट सिक्रेशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। देयर आर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी सम केमिकल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो कोई भी अगर केमिकल स्ट्रेसेस होते हैं जैसे कि रिएक्शंस का बनना जिसकी वजह से टिश्यूज के ऊपर हम पहुंचे, तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेसेस होते हैं लाइक बाहर से टिश्यू को अगर कोई धक्का लग रहा है, सेल के अंदर अगर कोई धक्का लग रहा है टिश्यूज को, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, वहां पे टिश्यू लेवल पे, तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस का मतलब है यहाँ पे जब उसके ऊपर कोई अटैक हो रहा है या उसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, तो वहां सपोर्ट देने का काम ये करते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम। द कैविटी ऑफ द ड्राई सर्फेसेस ऑफ द स्किन, the moist surfaces of the buccal cavity is their specific location, जैसे कि कैविटीज में, फेरिंग्स में और इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स में, ये इनकी स्पेसिफिक सरफेस होती हैं जहां पे हमें देखने को मिलते हैं ये टिश्यूज, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो बात रही इनकी। अब इनके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जंक्शंस के बारे में। सेल के जंक्शन, देखिए जंक्शन वर्ड क्यों आता है? जंक्शन वर्ड किसके लिए आता है बच्चों? जंक्शन वर्ड जो है, जंक्शन वर्ड हम यूज करते हैं जहां पे कोई चीजें आके मिलती है, जहां पे कोई भी चीज आके मिलती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, जहां से बेसिकली मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो रहे हैं या मॉलिक्यूल्स को रोका जा रहा है। यही तो होगा ना भाई, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई चीज आके मिलती है। आपने बोला रेलवे जंक्शन, तो वहां पे रेल्स आके मिलेंगी, ट्रेन आके मिलेंगी, राइट? अब देखो जरा, दे आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज एज वेल। सो दीज आर कॉल्ड टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। सवाल आता है इसके ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 3 टाइप के टिश्यूज हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन जो होता है, नाम से ही पता लग रहा है टाइट, भाई बॉटल का ढक्कन है, आपने उसको टाइट कर दिया तो क्या होगा? बॉटल में से पानी जो है वो उल्टा कर दो बॉटल को, निकलेगा ही नहीं। तो टाइट का मतलब क्या है यहाँ पे?
दे स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को टिश्यू के अक्रॉस लीक करने से बचाता है। नाम से ये पता लग गया हमें, नाम से याद हो गया, लीकेज को रोक रहा है। टाइट कर दो, टैप टाइट कर दो, बॉटल का ढक्कन टाइट कर दो, उल्टा कर लो, कुछ भी नहीं होगा, टाइट कर दिया आपने उसे, तो लीकेज को रोकता है। उसके अलावा एडहेरिंग जंक्शन जो होते हैं, एडहेर मतलब होता है एडहेसिव, लाइक जुड़ना, चिपकना, अटैच होना। सो दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का काम करता है, नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है एडहेरिंग सेल्स, एडहेरिंग। ठीक है, तो ये सीमेंटिंग प्रोवाइड करता है। सीमेंट क्या करता है? सीमेंट जोड़ता है ना, तो एडहेसिव, एडहेरिंग, उनका भी तो यही काम है ना, उनका भी तो यही नाम है ना कि वो जोड़ने का काम करता है, राइट, एकदम। सो एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ठीक है, उन सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। नेक्स्ट आता है यहां पे गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या करते हैं? गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब देखो जरा यहीं से, गैप का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि ये कोई सेल है, ये इसकी जो सेल्स हो गई, अब इनके बीच में क्या हो गया, एक छोटा सा गैप बन गया है यहाँ पे। तो इस गैप की वजह से क्या कर पा रहे हैं ये आपस में मान लीजिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये गैप जंक्शन जो है, एक छोटा सा गैप आ गया यहाँ पे, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब सेल्स क्या कर सकती हैं? आसानी से इधर उधर मूव कर सकती हैं, राइट। सो बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। तो क्या कर रही है यहाँ पे ये, द सेल्स गैप जंक्शन इज फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर पा रही है। अब किस लिए हेल्प करती है ये? जिससे कि आसानी से ट्रांसफर हो पाए किसका? आयंस का, राइट। दे हेल्प्स इन फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स एज वेल, राइट। तो ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में या मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में हेल्प करती हैं। ये काम हो गया किसका यहाँ पे? जंक्शन का। तो तीन टाइप के जंक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, टाइट, गैप और एडहेरिंग जंक्शन किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं बच्चों। एकदम क्लियर, सभी को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आते हैं हमारे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यूज। अब दो टाइप के पढ़ते हैं, देखो जरा वर्ड आया है यहाँ पे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, कुछ कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसमें? सिक्रीशन में। क्या कहा मैंने? कुछ कॉलुमनर सेल्स ऐसी होती हैं, कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स। कैसी सेल्स? सम columnar and epithelial cells, sorry, cuboidal cells. कुछ कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स ऐसी होती हैं जो कैसा नेचर शो करती हैं? सिक्रीशन नेचर शो करती हैं। ठीक है, कैसा नेचर शो करती हैं? सिक्रीशन नेचर जो है वो शो करती हैं। ठीक है जी, कैसा नेचर शो करती हैं? सम कॉलुमनर एंड क्यूबॉइडल जो सेल्स होती हैं कैसा नेचर शो करती हैं? स्पेशलाइज होते हैं सिक्रेशन के लिए। इन्हीं से बनते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो दो टाइप बता रहा है ना यहाँ पे, इसमें मैं थोड़ा सा और गहराई में जाऊं तो यहाँ पे आप दो टाइप से देखेंगे। एक होंगे आपके जो यूनिसेल्युलर वाले होंगे और एक होंगे जो आपके जो मल्टी सेल्युलर टाइप हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए तो एक होते हैं यूनिसेल्युलर और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। देखो यूनिसेल्युलर में जब हम बात करते हैं तो यूनिसेल्युलर मेड अप ऑफ सम लाइक सम आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। ठीक है, ये कुछ अलग टाइप के ग्लैंडुलर सेल से बनते हैं, सिंपल टाइप, जैसे कि गॉबलेट सेल्स इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। ठीक है, गॉबलेट सेल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल्स में होती हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में भी आगे, एलिमेंट्री कैनाल में होती है। जबकि जब आप मल्टी सेल्युलर के बारे में बात करते हैं, ग्लैंडुलर टाइप जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, तो ये क्लस्टर ऑफ सेल से मेडअप होती हैं। ठीक है, ये कैसे बनती हैं? मेडअप ऑफ, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, ये क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बनती हैं, जबकि ये कुछ आइसोलेटेड सेल से बनती हैं।
ये जो बनती हैं ये आइसोलेटेड सेल से बनती है। आइसोलेटेड मतलब कुछ सेपरेट सेल से बनती हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सेल्स जो है वो इनको मिलकर बनाती हैं। तो भाई इनको दो पार्ट में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं और इन्हीं को मल्टी सेलुलर वालों को ही हम बोलते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। समझे मेरा पॉइंट? इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन वाला पोर्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा, इसमें एक्सो का मतलब होता है जो बॉडी से आउट करते हैं। एक्सो का मतलब होता है जो चीजें बॉडी से आउट होती हैं, जैसे सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस बॉडी से आउट होता है, सलाइवा बॉडी से आउट होती है, ऑयल, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो कैसी होती हैं? डक्टलेस होती हैं, डक्ट या फिर ट्यूबलेस होती हैं, ठीक है। और ये वाली कैसी होती हैं? दे हैव डक्ट, दे हैव डक्ट्स, ठीक है, जो इनका सिक्रेशन बॉडी से बाहर लेकर आती हैं, जो इनका सिक्रेशन बॉडी से बाहर लेकर आती हैं, इसलिए उनके पास कैसे ला पाती? क्योंकि उनके पास डक्ट है, यहां पे डक्ट नहीं है। तो दे सिक्रेट म्यूकस, दे सिक्रेट सलाइवा, दे सिक्रेट ऑयल, राइट। वो बॉडी से बाहर आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ रहा है। बाहर मेरा मतलब है कि जाके ब्लड में नहीं मिल रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहो कि सर एंजाइम कहां से बाहर आ रहे हैं, मेरा मतलब है कि वो जाके ब्लड में नहीं मिल रहा और डायरेक्टली जो है बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी के बाहर देखने को मिल रहा है। इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली जाके रिलीज होता है कहां पे? ब्लड में, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन डायरेक्टली जाके कहां सिक्रीट हो जाते हैं, कहां मिल जाते हैं? इन ब्लड, ठीक है, ब्लड में जाके मिल जाते हैं। तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। अंदर मतलब अंदर की तरफ। दे सिक्रेट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड एज वेल। आसान भाषा में जाके वहीं पे वो मिल जाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से यहां पे बच्चों समझ आता है, किसका? इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज का भी, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू की। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज या ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं? सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे बॉन है, बॉन्स आपकी बॉडी में सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ब्लड है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, इन सभी को। जब हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी को देखते हैं ना और कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो ये जो टिश्यूज है ये सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी को अगर हम ध्यान में रखें तो इस कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी में नंबर 1 ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, नंबर 1 ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, और नंबर 2 ये क्या है? मोस्टली या वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कैसा है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मोस्ट एबंडेंट टिश्यूज में से एक होता है जब हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज को, ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है कौन? ये कनेक्टिव टिश्यू बच्चों, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू, राइट जी। चलिए, एंड अब कनेक्टिव टिश्यू जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो है कनेक्टिव टिश्यू हार्ड भी हो सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। मैंने शुरुआत में आपको वीडियो के बताया था ना बच्चों, लेक्चर के, कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जैसे बॉन है, बॉन्स के अलावा सॉफ्ट भी हो सकते हैं, उसके अलावा फ्लेक्सिबल नेचर के भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अलग अलग टाइप के फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप अलग अलग एग्जांपल्स इसके पढ़ते हैं, जैसे बॉन्स आप पढ़ते हैं, यहाँ पे आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, आप कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी एग्जाम्पल इसी के तो है ना, ये सभी एग्जाम्पल इसी के तो है ना। तो ये इस तरह से हम इनको नजर जो है इन पे मारते हैं, फ्लो चार्ट पे हम इसके। चलिए, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आता है, सबसे पहला जो हम बात करते हैं, लाइक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आपको चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है बच्चों इसी तरीके से। लूज कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब होता है जहां पे मैट्रिक्स जो होता है, जो इनका ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मोर मैट्रिक्स देखने को मिलती है, ज्यादा अमाउंट में मैट्रिक्स जो है वो देखने को मिलती है, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लेस अमाउंट में मैट्रिक्स जो है वो देखने को मिलती है। सवाल यहाँ पर ये बन रहा होगा, सर मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली मैट्रिक्स का मतलब होता है ग्राउंड सब्सटेंस। एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है जो मैट्रिक्स होता है इन टिश्यूज के अंदर। आप मैट्रिक्स वर्ड बहुत जगह पढ़ेंगे, ठीक है।
और तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो एक ग्राउंड सब्सटेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जो उसको सपोर्ट दे रहा है, ऐसा समझ सकते हैं अभी के लिए। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर लेस अमाउंट में मैट्रिक्स होती है, ठीक है, लेस अमाउंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लेस अमाउंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एरियोलर टिश्यू और दूसरे आते हैं यहाँ पे हमारे कौन से, एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं दे आर फाउंड इन बीनेथ द स्किन, ठीक है, कहां देखने को मिलते हैं, बीनेथ द स्किन, स्किन के नीचे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, कैसे टिश्यूज होते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू, दे आर आल्सो फाउंड बीनेथ द स्किन, आल्सो फाउंड बीनेथ द स्किन, ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड बीनेथ द स्किन, ये भी हमें कहां देखने को मिलते हैं, स्किन के नीचे। दूसरी तरफ जब आप नजर मारेंगे तो आपके पास और भी टिश्यूज जैसे डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। एक्चुअल में इनकी जो इरेगुलर और रेगुलर वर्ड यहां पे आया है ये फाइबर की ओरिएंटेशन के बिहाफ पे आया है, ध्यान रखिएगा, फाइबर, अपने नोट्स में लिखते रहो बच्चों, फाइबर ओरिएंटेशन के बिहाफ पे आया ये वर्ड जो आया है, ठीक है। फाइबर और मतलब फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो एक इरेगुलर पैटर्न में है फाइबर जो होती है या फिर वो रेगुलर पैटर्न में है। सर ये फाइबर्स क्या काम करती हैं, सर ये फाइबर्स क्या बना रही है, ध्यान से सुनिएगा। फाइबर जो है टिश्यूज को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, वो टिश्यूज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, वो टिश्यूज को स्ट्रेंथ हो गया प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये फाइबर्स के फंक्शन हो गए। मैंने कहा कि यहां पर जो हम दो टाइप पढ़ रहे हैं कि डेंस रेगुलर है और डेंस इरेगुलर है, तो ये इनके फाइबर की ओरिएंटेशन के बिहाफ पे है, ये इनकी फाइबर के ओरिएंटेशन के बिहाफ पे है कि फाइबर्स कैसे कैसे यहां पे बने हुए। अब जैसे टेंडन और लिगामेंट का एग्जांपल जो है बच्चों हम यहां पे देखते हैं, टेंडन और लिगामेंट का एग्जांपल जो है हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट जो है वो कैसे हैं, एक डेंस रेगुलर टिश्यू है, कैसे हैं, डेंस रेगुलर है, ठीक है, डेंस रेगुलर टिश्यूज हैं, राइट। फाइबर पैटर्न जो है यहाँ पे कैसा है, फाइबर पैटर्न जो है यहाँ पे वो रेगुलर है बेसिकली। और जबकि आप स्किन को देखोगे तो स्किन किसके अंदर आएगा, एग्जांपल स्किन टिश्यूज जो होते हैं वो डेंस रेगुलर के अंदर आएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, तो स्केलेटल टिश्यू यहाँ पे बोन हो गया हार्ड, कार्टिलेज हो गया सॉफ्ट, प्लाइएबल, लचीलापन देखने को मिलता है। ब्लड और लिम्फ जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बच्चों से पूछा जाता है एग्जांपल कि ब्लड का एग्जांपल बताइए, बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, गलत नहीं है। स्पेसिफिक अगर कंपिटिटिव एग्जाम में वहां पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिखा होगा तो आपको यही मार्क करना पड़ेगा। तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले बच्चों, एरियोलर टिश्यू। सो राइट, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनेथ द स्किन, they contain fibroblast, they contain macrophages and the mast cell as well। बच्चों देखो जब भी हम बात करते हैं ना इन टिश्यूज के बारे में तो हमें मास्ट सेल क्या होती है, हमारी एनसीईआरटी में भी एक पिक्चर बनी हुई है, एनसीईआरटी में भी हमारे मास्ट सेल के बारे में लिखा हुआ है। अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, द फिब्रोब्लास्ट विच कंटेन द फाइबर्स एज वेल। मास्ट सेल पे अगर मैं बात करूं, मास्ट सेल पे हो तो मास्ट सेल क्या करती है, मास्ट सेल सिक्रिएट करती है हिस्टामिन, मास्ट सेल सिक्रेट करती है सेरोटोनिन, हिस्टामिन। नाम तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा हिस्टामिन का। हिस्टामिन क्या करता है, या सेरोटोनिन भी, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पे सेरोटोनिन के बारे में। ये एक्चुअल में एक तरह का वासोडाइलेटर होता है। क्या होता है, ये एक तरह का वासोडाइलेटर जो है ये होता है। देखो डायलेटर, नाम से ही पता लग रहा है डायलेट करने वाला। क्या करने वाला, डायलेट। डायलेट का मतलब होता है बच्चों जो वेसल्स को, वासो रिलेटेड टू द वेसल एंड डायलेट रिलेटेड टू द चौड़ा करना, ठीक है। ऐसे लिखेंगे अपने नोट्स में, ऐसे लिखो चौड़ा करना। डायलेट का मतलब क्या हो गया, चौड़ा करना, ऐसे लिखेंगे अपने नोट्स में, वासो रिलेटेड टू द वेसल्स। तो होता क्या है कि जब भी आपको कोई एलर्जिक सब्सटेंस जो है या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो इंजरी वगैरह होती है तब उस टाइम पे ये या एलर्जिक सब्सटेंस को एंटर करता है तो क्या करती है, बेसिकली मास्ट सेल के हिस्टामिन को रिलीज कर देती है। हिस्टामिन क्या करता है, आपके जब वेसल्स चौड़ी हो गई
तो चौड़ी होने से ब्लड का सर्कुलेशन क्या करता है, बढ़ा देता है। तो हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है। कब बढ़ाता है, जब मान लीजिए कि कोई एलर्जिक सब्सटेंस जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, कोई एलर्जिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो मास्ट सेल स्टिमुलेट होती है, और स्टिमुलेट होने के बाद वो सिक्रीट कर देते हैं किसको, हिस्टामिन को। हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को, जब ब्लड वेसल चौड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन जो है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मैं ऊपर कर दिया एरो, मतलब बढ़ गया। दूसरा जो नाम आता है यहां पे वो आता है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन ये उसका ऑपोजिट है। ये क्या है, ये वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या करता है, ये वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है उसको, बेसिकली उसे पतला कर देता है। ठीक है, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है वसल्स को। जब वसल्स पतली हो गई, वेसल्स पतली हो गई, वेसल्स पतली हो गई तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है, सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा ब्लड के सर्कुलेशन को। क्या कर देगा, ये डिक्रीज करता है ब्लड का सर्कुलेशन, डिक्रीज करता है ब्लड के सर्कुलेशन को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे सर्कुलेशन आप पूरा लिखेंगे उसमें, राइट। तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये साइड, जब भी आपको ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपको कोई इंजरी होती है, या मान लीजिए कि जब आपको कोई कट लगता है। तो जब आपको कोई इंजरी होती है, जब आपको कोई कट लगता है, तो ये मास्ट सेल क्या करती है, सेरोटोनिन रिलीज कर देती है। कब करती है, जब कोई कट लग गया, या मान लीजिए कि जब आपको कोई इंजरी हो गई है उस कंडीशन में, तो क्या करता है, ब्लड के फ्लो को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है सर्कुलेशन को। उसके अलावा यहाँ पे एक ये रिलीज करती है हेपारिन। व्हाट इज हेपारिन, हेपारिन जो है आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल, एक एंटी कोएगुलेंट होता है। हेपारिन क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो आपके खून को जमने नहीं देता। क्या है ये, नेचुरल एंटी, मतलब अगेंस्ट किसके, कोएगुलेशन के। कोएगुलेंट क्या लिखेंगे, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कौन है, हेपारिन हो गया। नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कौन है, हेपारिन हो गया, राइट जी। तो ये आपको प्रिवेंट करता है कि जब भी आपके जो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि क्लोटिंग से बचाता है, आपके ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। ठीक है जी। तो ये अलग अलग सेल्स जो है अपना अलग अलग इस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, राइट। दे सर्व एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम टिश्यूज एज वेल। एरियोलर टिश्यू का एक ये भी फंक्शन है, ये आपसे पूछा जा सकता है असर्शन रीजन के अंदर भी, ध्यान रखिएगा। एडिपोज टिश्यू नेक्स्ट जो आता है, एडिपोज टिश्यू, इसकी जो सेल्स होती हैं, इसकी सेल्स को क्या बोला जाता है, एडिपोसाइट्स। क्या कहा जाता है इनकी सेल्स को, इसकी सेल्स को एडिपोसाइट्स कहा जाता है। एंड दे आर ऑल्सो, क्या कहा जाता है इनको, कहां लोकेटेड होती हैं, दे आर लोकेटेड बिनीथ द स्किन। कहां लोकेटेड होती हैं, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो फैट को स्टोर करती हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम क्या है, एडिपोसाइड, एडिपोसाइट सेल जो होती है। फैट कलेक्शन जो होता है, बेसिकली फैट का कलेक्शन जो होता है, फैट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। किसकी फॉर्म में, फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में जो है ये स्टोर्ड होता है। ठीक है, स्टोर्ड होता है। बेसिकली क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे, ये मतलब छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, छोटे 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 ऑयल के ड्रॉपलेट जो हैं, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, क्या है ये, दीज आर स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या है ये, दीज आर स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये मिलके क्या कर रहे हैं, ये छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं ये मिलके फैट ग्लोब्यूल बना रहे हैं। तो फैट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। तो ग्लोब्यूल्स जो है वो एक बड़े बड़े सब्सटेंस बन गए, पूरा अपने आप में अब ग्लोब्यूल हो गया। ये छोटे छोटे मिलके क्या कर दिया इन्होंने, स्मॉल ड्रॉपलेट्स से मिलके क्या कर दिया, ये इन्होंने पूरा अपने आप में एक ग्लोब्यूल बना दिया। तो ये एक हो गया फैट ग्लोब्यूल। ठीक है जी, इस तरीके से हम इनको देखते हैं। उसके अलावा ये अब आ गए आपके, जिनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेंस रेगुलर कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट इन रॉस। कोलाजन फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टेंडन्स होते हैं इनके अंदर, एग्जांपल पढ़ा था, अटैच करते हैं स्केलेटल मसल को, बोन के साथ अटैच करने का काम करते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वो अटैच करते हैं, बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स जो बोन होती है हमारी, अभी उसके बारे में बात करेंगे। डेंस रेगुलर कोलाजन फाइबर फिब्रोब्लास्ट ओरिएंटेड डिफरेंटली, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन एज वेल। अभी हमने बात की थी कि जो फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है उसके भी यहाँ पे उनकी जो ओरिएंटेशन होती है उसको रेगुलर और इरेगुलर नाम जो है वो दिया गया है। कार्टिलेज के बारे में बात करें, they are made up of the chondrocytes as well and collagen fiber. Their intercellular material is solid and resist compressions. तो बेसिकली जो है
आपकी ये प्लाइबल बॉन्स होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, एट द आउटर ईयर, जॉइंट्स में, आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लोकेशंस पे हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा बॉन्स जो होती हैं, बॉन्स में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है बच्चों, जैसे कि बॉन्स में आप देखते हैं कि कुछ होती हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। नंबर 1, कुछ एक दो सेल्स के नाम हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, सर ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती हैं? ये बेसिकली बॉन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं ये? दीज आर बॉन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। दीज आर बेसिकली दे आर बॉन फॉर्मिंग सेल। अच्छा, एक तो बॉन फॉर्मिंग सेल हुई, उसके अलावा एक होती है ऑस्टियोसाइट्स। सर ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं? ऑस्टियोसाइट जो होती है बेसिकली ये वो सेल्स होती हैं जो बॉन्ड को मेंटेन करती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? मेंटेनिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो कुछ और भी होती है, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट भी होती हैं, कुछ रिपेयरिंग सेल्स होती हैं, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट जिनको बोला जाता है। तो आप इतना नाम तो याद रखिएगा, एक ऑस्टियोक्लास्ट भी होती हैं, रिपेयरिंग सेल्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। रिपेयरिंग सेल्स होती है बेसिकली, मेंटेनेंस जैसे वो करती हैं, जैसे मेंटेनेंस में भी ये भी अपना रोल प्ले करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ या रीमॉडलिंग सेल्स का नाम भी इनको दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए तो आगे बात करते हैं इसमें। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है काफी हार्ड होता है। मैट्रिक्स कैसा होता है? जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, कैसा होता है ये? हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। दे आर रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर एज वेल. Osteocytes are present in lacunar region. Lacunar is a region inside this bone, ठीक है, जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर पूरा इसको बनाती है। बॉन्स सपोर्ट में हेल्प करती है, इनके बारे में पढ़ेंगे आप आगे पढ़ेंगे जब बच्चों हम बॉन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में जानेंगे। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देने का काम करती है सॉफ्टवेयर टिश्यूज को और आपके ऑर्गन्स को। नेचर ने आपके वाइटल ऑर्गन्स को इवन बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है जो हमारा बॉन है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ब्रेन को देखें तो आपका ब्रेन कितने तरीके से प्रोटेक्टेड है ना। सबसे पहले हेयर आ गए, फिर स्किन आ गई, फिर टिश्यूज आ गए, फिर स्कल आ गया, बॉन जो है आपके लंग्स जो है सामने से, वर्टिब्रल कॉलम्स जो आपकी स्टर्नम है, या उसके अलावा जो आपका जो रिब केज है उससे प्रोटेक्शन, आपका हार्ट जो है वो स्टर्नम से बेसिकली उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब बॉन्स आपके ऑर्गन्स को, टिश्यूज को सपोर्ट देती हैं, राइट। They interact with the skeletal muscle to bring about the movement as well, helps in the movement. आपके जो joints होते हैं movement में help करते हैं। Bone marrow in some bones is a site of blood formation. बिल्कुल जी, bone marrow is a site. क्या बोलते हैं इसको? bone marrow site है। क्या बोलते हैं? hemopoietic tissues होते हैं कई। कैसे होते हैं? hemopoietic tissues। बच्चों क्या होते हैं ये hemopoietic tissues जो होते हैं? जहां पर आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है, ब्लड सेल फॉर्मेशन है ना, तो इनको हीमोपोइटिक टिश्यूज भी बोला जाता है। हीमोपोइटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जहां पे आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपकी आरबीसीज हो गई, जैसे कि आपकी डब्ल्यूबीसीज हो गई, जैसे कि आपकी प्लेटलेट्स हो गई। तो इन सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स एज वेल। कितनी ब्लड सेल्स होती हैं इनके अंदर आपकी? देखिए जरा ध्यान से। ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को पहुंचाने में अपना रोल प्ले करता है। ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिसमें आप ब्लड कॉर्पस्कल के बारे में बात करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, इराइथ्रोसाइट्स होती है। कॉर्पस्कल क्यों बोला जाता है इसे कॉर्पस्कल? बिकॉज यहाँ पे एक सेल वाली प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि आरबीसी में डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा कई इसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो एक प्रॉपर सेल वाली प्रॉपर्टी ये शो नहीं करती, इसलिए इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल का नाम दिया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स है, उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट दो पार्ट में डिवीजन किया जाता है। न्यूट्रोफिल्स, ऑजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सभी को पढ़ेंगे जब सर्कुलेटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में सर्कुलेशन में इन सभी के अलग अलग फंक्शंस, प्लस इनकी न्यूक्लियस की शेप कैसी है, प्लस इन सभी के इंडिविजुअली फंक्शन क्या है। लिम्फोसाइट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सभी के बारे में आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 जब आप सर्कुलेशन पढ़ेंगे।
लिम्फ के बारे में वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी एक तरह का टिश्यू फ्लूइड होता है, इसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बॉडी से वेस्ट को रिमूव आउट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बात करते हैं आगे अब अपने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बच्चों। मस्कुलर टिश्यूज जो है हमारे लाइक मसल्स बेसिकली, राइट। मस्कुलर टिश्यू क्या कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यूज जो हैं आपके 3 टाइप के हैं, एक हो गए आपके स्केलेटल मसल्स, दूसरे हो गए स्मूथ मसल, तीसरे हो गए कार्डियक मसल। बात अगर करें हम स्केलेटल मसल्स के बारे में, तो स्केलेटल मसल्स हमारे बेसिकली स्केलेटल आपने देखा है ना, जो एक स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। सबसे पहली बात स्ट्रेटेड, स्ट्रिएटेड का मतलब है कि यहाँ पे जब हम इन मसल्स को देखेंगे, इन टिश्यूज को देखेंगे, तो वहां पे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगी, धारियां, आसान भाषा में कहूं तो धारियां, लाइट बैंड, डार्क बैंड्स, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं स्ट्रिएटेड। ये नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, ये स्ट्रिएटेड होती है, बट यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती हैं और कैसे होती हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती हैं दे आर क्लोजली अटैच्ड टू दी स्केलेटल बोन्स। स्केलेटल बोन्स के साथ इनका जो अटैचमेंट है वो इनकी देखने को मिलती है हमें, राइट। स्केलेटल क्यों बोलते हैं इनको, व्हाई दीज आर कॉल्ड दी स्केलेटल मसल। क्वेश्चन तो सबसे पहले यहाँ पे ये बनता है कि सर हम इसको स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं। हम इसे स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर अटैच्ड टू दी बोन्स। ज्यादातर जो है ये बोन्स और टेंडन के साथ जो है इनका अटैचमेंट होता है। ये पॉइंट आप लिखेंगे, इसलिए इसको स्केलेटल मसल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिखेंगे कि ज्यादातर जो है ये बोन्स और टेंडन के साथ अटैच्ड होती हैं, बिकॉज वाई स्केलेटन, वाई स्केलेटल मसल, बिकॉज अटैच्ड with bone and टेंडन, ठीक है। बोन और टेंडन के साथ अटैच्ड होती है, क्लोजली अटैच्ड होती है टू द स्केलेटल बोन्स के साथ, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर जो है देखने को मिलते हैं। मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड वर्ड आता है इसके लिए, ठीक है। इनके जो स्केलेटल मसल के जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली, ये टिश्यूज इनके स्ट्रेटेड होते हैं, इनके पास स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है, धारियां प्रेजेंट होती है इनके पास जो हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग मसल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, राइट। उसके अलावा जब हम स्मूथ मसल्स के बारे में बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, कोई धारियां एज सच हमें इनके अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। दे फॉर्म्स अ वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल, लाइक ब्लड वेसल्स हो गए, स्टमक हो गए, इंटेस्टाइन हो गई, राइट। स्पिंडल लाइक यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ स्पिंडल लाइक, बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, स्मूथ मसल के बारे में, ठीक है। स्मूथ मसल में हमने क्या बोला, कैसी होती हैं, स्पिंडल लाइक, ठीक है। क्या बोला हमने, स्पिंडल लाइक शेप होती है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ सर हियर स्पिंडल लाइक, स्पिंडल का मतलब है कुछ इस तरीके की शेप। बीन मत बोलना अब, इसको बीन बोल दो कहीं है। और एक न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिलता है, दिस इज लाइक अ स्पिंडल लाइक शेप, और एक यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में देखने को मिलती है हमें ये, ठीक है। इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में फाउंड होती हैं, ठीक है, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में देखने को मिलती हैं। तो एज सच कोई यहाँ पे स्ट्रिएशंस नहीं है, स्ट्रिएशंस धारियां नहीं है कोई, जब हम इन मसल्स को देखते हैं तो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, दैट इज अ शेप लाइक, जो कि ये इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स हो गए, स्टमक हो गए, इंटेस्टाइन हो गई, वहां पे देखने को मिलती है। कार्डियक मसल्स जो होती हैं, अगर कार्डियक मसल के बारे में बात करूं तो दे आर ओनली फाउंड इन द हार्ट रीजन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें हार्ट रीजन में देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो एक मायोजेनिक हार्ट होता है। जब हम कार्डियक मसल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा हार्ट जो है कैसा हार्ट है, वर्टिब्रेट के पास कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है कि पता है, इस हार्ट को अगर हम बाहर निकाल के रख दें, अगर हम एक पेट्री डिश में निकाल के रख दें और हम इसको न्यूट्रिशन देते रहें अपने हार्ट को, तो पता है वो पंप करता रहेगा। दैट इज लाइक मायोजेनिक हार्ट। तो हम इसको न्यूट्रिशन देते रहेंगे तो पंप करता रहेगा, चलता रहेगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन पेसमेकर,
ठीक है, इसके पास पेस मेकर होता है, पेस मेकर जो अपनी इंपल्सेस को जनरेट करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके पेस मेकर को? साइनोएट्रियल नोड। बट तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, जब आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो पेस मेकर जो है वो इंपल्सेस को जनरेट करता है। मायोजेनिक हार्ट जो है, इसको अगर हम न्यूट्रिशन देते रहे, मैंने कहा तो ये पंप करता रहेगा बढ़िया तरीके से। तो दे हैव अ साइनोएट्रियल नोड, जो इसका एक नेचुरल जो एक पेस मेकर है जो इंपल्सेस को जनरेट करता है। क्या आप जानते हैं कि आपका जो हार्ट है वो बिना रुके कैसे, ये मसल जो है इनको रेस्ट की जरूरत नहीं होती, ये थकती नहीं है और लगातार काम जो है वो करती रहती है, उसके पीछे क्या रीजन है अभी जानते हैं उसको। लेकिन उससे पहले यहां पे एक वर्ड आया जिसे हमने बोला आईसीडी। आईसीडी बोले तो इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में हमने यहां पे बात की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब है, मैं यहां पे बताता हूं आपको इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब क्या है। समझिए कि ये कोई एक वो टिश्यू है, ठीक है, मैं टिश्यू बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे दिखेंगे, जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, कि एक ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इन दोनों के बीच में दिस इज लाइक इंटरकैलेटेड डिस्क आईसीडी। ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है ये आईसीडी, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें हेल्प करती है? ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है ये। ठीक है, किसमें हेल्प करती है? कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, राइट। इंटरकैलेटेड डिस्क कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ये एक तरीके का एक कम्युनिकेशन जंक्शन होता है। क्या होता है? ये एक तरह का कम्युनिकेशन जंक्शन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन जंक्शन है ये। ठीक है, कम्युनिकेशन जंक्शन है ये, राइट। तो ये इस तरह से हम इसको देखते हैं जी, राइट। तो यहां पे लिखा हुआ एक पॉइंट आप देखेंगे कि दे स्ट्रीटेड विद इंटरकैलेटेड डिस्क कम्युनिकेशन। तो इंटरकैलेटेड डिस्क कम्युनिकेशन जंक्शन है जो मैसेज को, इंपल्सेस को पास कराने में हेल्प करता है। शॉर्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है और सिर्फ हमें ये मसल जो है वो कार्डियक मसल जो है सिर्फ हमें हार्ट रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां पे नहीं, आगे जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे साइनोएट्रियल नोड कैसे काम करता है, हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है, सभी चीजें। लेकिन एक जो सवाल था मेरा कि आपका हार्ट जो है वो बिना रुके कैसे चलता रहता है, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो हार्ट मसल्स होते हैं इनके पास हाई लिपिड कंटेंट होता है। वो हाई लिपिड कंटेंट जो है वो इन्हें थकने नहीं देता। वो हाई लिपिड कंटेंट जो है वो आपके हार्ट की मसल्स को लगातार पंप करता रहता है, चलाता रहता है, और ये मसल जो है ये रुकती भी नहीं है और इनको रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे नर्वस टिश्यू, राइट। न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं या न्यूरल टिश्यूज। सो न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट एंड द एक्साइटेबल सेल्स। कैसी हैं? आपका जो एक्साइटेबल टिश्यू है वो है, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो है। फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स है। अभी न्यूरॉन के डायग्राम को भी समझेंगे। नर्वस टिश्यू जो है दो कैटेगरीज होते हैं, दे कंटेन टू कैटेगरीज ऑफ सेल्स बेसिकली। दो कैटेगरी कौन सी है? एक होती है जो आप न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं और एक होती है न्यूरोग्लिया। तो दो कैटेगरीज हम यहां पे पढ़ते हैं। इसमें एक आप पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स, और एक हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में यहां पे। ठीक है जी, अब न्यूरॉन के बारे में तो यहां पे लाइन लिखी हुई है कि न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट एंड द एक्साइटेबल सेल्स। कैसी सेल्स हैं? एक्साइटेबल सेल्स है, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, ये जनरेट करती हैं और कंडक्ट करती हैं इंपल्सेस को। ठीक है, जनरेट एंड कंडक्ट इंपल्सेस। ठीक है, जनरेट एंड कंडक्ट इंपल्सेस। उसके अलावा जब हम न्यूरोग्लिया के बारे में बात करते हैं तो न्यूरोग्लिया सेल्स जो है वो एक तरह की सपोर्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, सपोर्टिव सेल्स होती हैं इनके लिए। ठीक है, सपोर्टिव सेल्स होती हैं। तो न्यूरोग्लिया सेल्स मेकअप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज एज वेल। न्यूरोग्लिया सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं? दे मेकअप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज एज वेल एंड दे आर सपोर्टिव सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं ये?
सपोर्टिव सेल्स होती हैं, एक फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ये फिजिकल सपोर्ट देने में अपना रोल प्ले करते हैं। ये देखिए जरा, सो दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, ये आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स के लिए पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है। आपके बॉडी में अलग अलग टाइप की नर्वस सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, लाइक सेंसरी न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स हैं, रिले न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, तो अलग अलग टाइप की ये सेंस करती हैं। जैसे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन ने स्टिमुलाई को लिया, आगे रिले के पास भेजा, मोटर ने मोटर के पास वापस आया तो आपने हाथ को अपने हटा लिया। ये पूरा पाथवे होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन का, या आपके नर्वस या न्यूरल टिश्यू के फंक्शनिंग करने का पाथवे होता है। इसको भी समझेंगे हम आगे जब फिजियोलॉजी को बच्चों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ टिश्यूज के बारे में सिर्फ हम टच करते हैं, बातें सिर्फ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम आगे वहां पे पढ़ेंगे। राइट, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। राइट, तो ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं आपकी, राइट, न्यूरल कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, आपको बहुत सी इंजरीज से बचाने में, आपके इंपल्सेस को पास करने में। आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो इसी न्यूरॉन के थ्रू पास होती हैं, कि मैसेज जो है, जो स्टिमुलाई है वो बेसिकली डेंड्राइट्स के थ्रू आता है, डेंड्राइट से आपके इस सेल बॉडी के अंदर जाता है, सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है ये आगे इस एक्सॉन में पास ऑन होती है, और यहां से इस नर्व एंडिंग पे, इस एक्सॉन टर्मिनल पे आती है, और यहां से अगले न्यूरॉन की तरफ वो पास ऑन हो जाती है। राइट, तो ये फंक्शनिंग इस तरह से हमें देखने को मिलती है। इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो नर्वस टिश्यू है ये आपको एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है, आपको इंजरी से बचाती है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पास करने में हेल्प करती है। राइट, तो इतना हम लोग पढ़ेंगे इस नर्वस टिश्यू के अंदर। तो अब बात करेंगे हम कॉकरोच के बारे में। भाई कॉकरोच के सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान ले कॉकरोच के बारे में। और कॉकरोच जो है बच्चों, उसका नाम क्या है? कॉकरोच का जो जूलॉजिकल नेम है वो है पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। क्या है? पेरिप्लानेटा अमेरिकाना जो है उसका नाम हो गया। फाइलम ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है, और क्लास हो गई इसकी इंसेक्टा। अब जनरली कॉकरोचेस को अपने आसपास देखते हैं, काफ़ी शाइनी बॉडी भी इसकी देखने को मिलती है, बिकॉज दे हैव अ एक्सोस्केलेटन। ठीक है जी, काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है हमें इनका देखने को इन कॉकरोचेस पे मिलता है। राइट, उसके अलावा अगर हम कॉकरोचेस को देखें तो इनके हैबिटेट के बारे में बात करें तो कॉकरोचेस कैसे होते हैं? दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कैसे होते हैं? दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नॉक्टर्नल होते हैं, रात में अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं, या अंधेरे में बड़ी जल्दी दिखते हैं हमें ये देखने को, तो नॉक्टर्नल एनिमल्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। और ओमनिवोर्स होते हैं, आपको जगह जगह काफ़ी सारे फूड्स पे देखने को आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा यूनिसेक्सुअल होते हैं। राइट, सो मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो हैं हमें अलग से देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इनके अंदर शो होता है, इन कॉकरोचेस के अंदर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बिहाफ पे या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे हम मेल और फीमेल कॉकरोचेस को सेपरेट आउट आसानी से कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। राइट, चलिए, तो कॉकरोचेस टेरेस्ट्रियल हो गए, नॉक्टर्नल हो गए, ओमनिवोरस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसके अलावा ओविपेरस इंसेक्ट्स होते हैं, एग लेइंग होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा होता है? एक्सोस्केलेटन जो है वो मेड अप होता है काइटिन से। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा हार्डनेस, जो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस शो करता है इनके स्ट्रक्चर में, इनके बॉडी के अंदर। तो बॉडी कवर्ड होती है किससे? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। हार्ड स्केलेटन होती हैं, हार्ड प्लेट्स होती हैं इनके पास, स्लेराइड्स जिनको बोलते हैं, और टर्जाइट और जो वेंट्रल साइड स्टर्नम जो हमें देखने को मिलती हैं। अब ये स्क्लेराइड जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं, जैसे कि एक हो गई आपकी वेंट्रल साइड, और कुछ हो गई आपकी जो एक होती है आपकी जो लेटरल साइड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेटरल साइड, या फिर एक होती है हमारी जो डॉर्सल साइड हमें देखने को मिलती है। तो अलग अलग लोकेशन में स्क्लेराइड जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि जो वेंट्रल साइड होती है उसे हम स्टर्नम के नाम से भी जानते हैं। राइट, उन्हें हम स्टर्नम के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जब आप देखते हो कि जो डॉर्सल साइड होते हैं उन्हें हम टर्जाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टर्जाइट्स के नाम से भी
जानते हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। आपको एक टास्क दिया जाता है कि लेटरल साइड जो प्रेजेंट होते हैं स्क्लेराइट, उनको क्या बोला जाता है? ये स्क्लेराइट जो होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ एक हमें आर्थरोडियल मेम्ब्रेन जो है वो नजर आती है। व्हाट इज दिस आर्थरोडियल मेम्ब्रेन? जो इनको जोड़ने का काम करती है बेसिकली, उन्हें हम आर्थरोडियल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, या उसको हम लेयर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अगर मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो इनका जो हेड रीजन होता है वो ट्रायंगुलर होता है, जो हमें देखने को मिलता है। दैट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। आप देखेंगे ध्यान से कि कॉकरोच का जो हेड है वो नीचे की तरफ आपको दिखेगा, ऐसे डाउन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर पिक्चर है यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है, इसके जो हेड रीजन को शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ एंटीनास को शो कर रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे कंपाउंड आईज भी जो है इस कॉकरोच पे प्रेजेंट होती है। तो देयर इज अ पेयर ऑफ एंटीनास एज वेल, जो कि उसको सेंस करने में, आगे एनवायरनमेंट को, उसके हैबिटेट जिसमें वो है उसको सेंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो एंटीनास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके इस हेड रीजन के ऊपर। उसके अलावा दे हैव अ कंपाउंड आईज। अभी आईज के बारे में आगे बात करेंगे कि बहुत छोटी छोटी यहाँ यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जिसे ओमेटेडिया के नाम से भी जानते हैं, और ये ओमेटेडिया कैसे वर्क करती है उनको आगे हम समझेंगे। सो ऑन द हेड रीजन, द हेड इज अ ट्रायंगुलर, थोड़ा डाउनवर्ड होता है, ध्यान से देखेंगे तो फॉर्म्ड होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। उसके अलावा पेयर्स जो हैं एंटीना के प्रेजेंट होते हैं, जो सेंस करने में हेल्प करते हैं इसे। एंड उसके अलावा कंपाउंड आइज जो प्रेजेंट होती है। माउथ पार्ट्स को अगर हम देखें तो माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ द लेब्रम, लेब्रम जिसे हम अपर लिप के नाम से भी जानते हैं, लेब्रम जिसे हम अपर लिप के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा यहाँ देयर इज अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड अ पेयर ऑफ मैक्सिले। नाउ व्हाट आर द मैंडिबल हेयर्स? मैंडिबल्स को अगर हम देखें तो मैंडिबल क्या है यहाँ पे? मैंडिबल जो है सिंपली, मैंडिबल जिसे हम जॉज भी बोलते हैं, इसके मैंडिबल जो है सिंपली इसके जॉज हो गए। और जॉज तो आप लोग जानते हैं ना, फिर जॉज का फंक्शन क्या हो गया, आप इस पिक्चर में भी आसानी से इसको देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो वर्ड आता है यहाँ पे वो आता है एक आपके जो मैक्सिले के पेयर हमें देखने को मिलते हैं, लेबियम है, मैंडिबल है एंड हाइपोफेरिंग्स है। हाइपोफेरिंग्स जिसे हम इसके टंग के नाम से भी जानते हैं। सो माउथ पार्ट कंसिस्ट हो गया अपर लिप से। उसके अलावा यहाँ पे इसके माउथ पार्ट में हमें कंसिस्ट होता है उसके अलावा लेब्रम से, लेब्रम जिसे हम इसके लोअर लिप के लेब्रम जिसे हम इसके अपर लिप के नाम से भी जानते हैं। एंड द लेब्रम अगेन यहाँ पे रिपीट हो गया है ये वर्ड, लेकिन एक पार्ट होता है जिसे हम लेबियम बोलते हैं, ठीक है। लेबियम जिसे हम बोलते हैं, यहाँ वो मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं। लेबियम जो है जिसे हम उसके लोअर लिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लोअर लिप के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो वर्ड आपको समझने हैं, लेबियम और लेब्रम, अलग अलग पार्ट से दोनों ध्यान रखिएगा। एक अपर लो है, एक अपर है और एक दूसरा जो है वो लोअर लिप है। सर लोअर लिप के अगर फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो वो क्या करेगा? तो बेसिकली ये क्या है, ये लोअर लिप एक तरह का ऐसा समझिए कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक तरह से, नॉट अ प्रोटेक्शन, इट्स प्रोवाइड लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर द फूड मटेरियल्स, ठीक है। प्रोवाइड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट प्रोवाइड लाइक प्लेटफॉर्म, ठीक है, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द फूड मटेरियल, ठीक है, फॉर द फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो फूड मटेरियल्स के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म जो है इसको देता है। कौन देता है? लेबियम देता है। लेबियम का दूसरा नाम आसान भाषा में लोअर लिप हो गया। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? फूड मटेरियल्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये रहा लेबियम, ठीक है। लेबियम जो हो गया वो लोअर लिप का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को ध्यान रखेंगे, एक्ट करती है एज अ टंग। अब टंग में क्या होता है? टंग में आप देखते हो कि जब आप बेसिकली अपने टंग को देखते हो तो हमारी टंग पे कई ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, है ना। क्या सर यहाँ पे भी जो टंग है वो कोई एंजाइम को रिलीज करती है? तो बिल्कुल करती है जी। यहाँ पे कई जो है, कई सेलेवरी ग्लैंड जो है वो ओपन होती हैं। इस टंग के ऊपर क्या होता है, कई कॉमन मतलब सेलेवरी ग्लैंड्स जो है वो ओपन होती है। तो सेलेवरी ग्लैंड्स ओपन हेयर, ठीक है। तो सेलेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? यहाँ पे खुलती हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? यहाँ पे डक्ट जो पे ओपन होती हैं। इस रीजन में, इसके अगर मैं स्पेसिफिक रीजन की भी बात करूं तो ध्यान रखिएगा इसके बेस पे, एट दी बेस, तो इसके बेस रीजन पे ये ओपन अप होती हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं थोरैक्स। थोरैक्स जो है जिसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स, ठीक है। मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स, तो 3 अलग अलग रीजन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, द प्रोथोरैक्स, द मेसोथोरैक्स एंड द मेटाथोरैक्स एज वेल। अब अगर प्रोथोरैक्स को देखेंगे या विंग्स को देखेंगे तो हमें इनके अलग अलग रीजन्स पे विंग्स जो है वो नजर आते हैं,
ठीक है। सभी जो सेगमेंट्स हैं उस पे हमें विंग्स जो है वो जो सेगमेंट्स है बेसिकली इसके विंग्स हमें नजर आते हैं। तो थॉरेक्स की अगर बात करें तो बेयर्स 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। थॉरेक्स रीजन पे 2 विंग्स के पेयर हैं, एक होते हैं जिन्हें हम 4 विंग्स बोलते हैं, जिन्हें टेगमिना, जो कि मीजोथोरैसिस रीजन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन मीजोथोरैसिस। तो 4 विंग्स की अगर हम लोकेशन देखेंगे तो 4 विंग्स की लोकेशन कहाँ हो गई? 4 विंग्स आर लोकेटेड ऑन द मीजोथोरैसिस रीजन के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ 4 विंग्स कैसे दिखते हैं? 4 विंग्स जो होते हैं बच्चों इनके वो थोड़े से लॉन्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 विंग्स की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक 2-4-150 ग्राम बातें इसके बारे में जानेंगे कि लॉन्ग होते हैं। जब आप एक कॉकरोच को देखोगे तो उसके 4 विंग्स आपको कैसे दिखेंगे? थोड़े लंबे दिखेंगे। आप कॉकरोच को देख सकते हो, पकड़ सकते हो और बेसिकली उसको हैंग कर सकते हो अपने हाथ में, तो उसको हैंग करके देखो कि भाई लॉन्ग है या नहीं है। लॉन्ग होने के साथ साथ कैसे दिखेंगे? एक जैसे ऑपेक बॉडी होती है ना, ऑपेक स्ट्रक्चर दिखेगा उसका, क्योंकि एक विंग्स ऐसे भी होंगे जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। आपके इसके विंग्स कुछ ऐसे होंगे जो आपको इसको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, लेकिन ये वाले जो विंग्स होते हैं ये ऑपेक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में एक विंग ऐसे होंगे जो लाइट होंगे, एक डार्क होंगे। तो ये वाले जो विंग्स होते हैं ये थोड़े से डार्क होते हैं। दैट इज एन अपीयरेंस कि आप उसको देखेंगे, आप उसको हैंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लॉन्ग है। लॉन्ग होने के साथ साथ नैरो भी होते हैं ये थोड़े से, ठीक है। ये नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं। तो दैट इज एन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस 4 विंग, ठीक है। ये 4 विंग का उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, राइट। उसके अलावा जब आप इन हाइंड विंग्स को देखते हो तो देखो हाइंड विंग्स कैसे होते हैं? हाइंड विंग जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। किस पे प्रेजेंट होते हैं ये? दीज आर प्रेजेंट ऑन द मेटाथोरैसिस। किस पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं मीजो पे। तो ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? मेटाथोरैसिस रीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन थोरैसिस सेगमेंट्स एंड 1 पेयर ईच थोरैसिस सेगमेंट पे जो देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये कैसे करते हैं? जो हाइंड विंग्स के, इस लाइन को बाद में समझेंगे। हाइंड विंग्स जो होते हैं बेसिकली ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। उड़ने में मदद करते हैं उसको, फ्लाइट में हेल्प करते हैं जो हाइंड विंग्स होते हैं, ठीक है जी। हेल्प्स इन फ्लाइट, सिंपली इतना आपको ध्यान रखना है। तो उसके अलावा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट है इनके पास। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एज वेल। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एज वेल, ठीक है। 3 पेयर जो है लेग्स के देखने को मिलते हैं इन थोरैसिस सेगमेंट्स पे, ठीक है। इन थोरैसिस सेगमेंट्स के ऊपर 3 पेयर लेग्स के देखने को मिलते हैं। 1 पेयर इन ईच थोरैसिस सेगमेंट। एक पेयर जो है हर एक थोरैसिस सेगमेंट पे देखने को मिलता है, मीजो पे भी, मेटा पे भी और प्रो पे भी, ठीक है जी। एब्डोमेन की अगर बात करें तो एब्डोमेन जो है इनका ध्यान से देखेंगे 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन पे दे बेयर्स अ पेयर ऑफ लॉन्ग पेयर सेगमेंटेड एनाल सर्सी जो है देखने को मिलती है इन बोथ सेक्सेस एंड अ पेयर ऑफ शॉर्ट अनजॉइंड एनाल स्टाइल इन मेल्स ओनली। अब देखिए ये कीवर्ड्स हैं यहाँ पे कि सेगमेंटेड एनाल सर्सी जो है वो देखने को मिलती है। आप देखेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर को, आप उसको उल्टा कर दीजिए कॉकरोच को, तो जो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एनाल सर्सी रीजन जो है वो देखने को मिलती है। जैसे ये दोनों में ही देखने को मिलेगा, दोनों में ही देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि ये एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अभी जो बताता हूँ मैं अभी आपको, कि एनाल स्टाइल जो है वो सिर्फ मेल में देखने को मिलेगी और ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को भी शो करता है। किसे शो करता है? मैं बता रहा था अभी शुरुआत में आपको इस कॉकरोच वाले पार्ट के, कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पे बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर पाएं, बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सेगमेंटेड एनाल सर्सी जो है दोनों सेक्सेस में देखने को मिल रही है एंड अ पेयर ऑफ शॉर्ट, ये रहा, दिस इज। एंड वेयर इज एनाल स्टाइल, एनाल सर्की के साथ साथ ये हो गया एनाल सर्की, इसके साथ साथ यहाँ पे एनाल स्टाइल जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ये सिर्फ किस में होगी? मेल में ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। अनजॉइंड होती है ये, देखिए जरा ध्यान से, अनजॉइंड होती है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनजॉइंड होती है ये इन मेल्स। एंड 7 सेगमेंट इज बोट शेप। ये कई बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर कि कैसा सेगमेंट जो है बोट शेप्ड होता है। आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। मैंने बिल्कुल की लाइंस को उतार लिया है, कीवर्ड्स को उठा लिया है यहाँ पे एनसीईआरटी के। तो 7 सेगमेंट कैसा होता है? बोट शेप्ड हमें देखने को मिलता है। They also has a anus and genital aperture which is at the hind end पे देखने को मिलता है, जो anus और genital apertures होते हैं। उसके अलावा genital aperture surrounded by external genitalia which is called the
फाइसिस और फेलोमियर। फेलोमियर्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो फेलोमियर क्या है? फेलोमियर एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। फेलोमियर क्या है? इसका एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया को फेलोमियर के नाम से जाना जाता है। किसे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को फेलोमियर के नाम से जाना जाता है। अब देखो जरा, एक डिफरेंस आ गया यहाँ पे मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में। एब्डोमेन जो होता है इनका लॉन्ग होता है और नैरो होता है। मेल कॉकरोच के एब्डोमेन को लॉन्ग देखते हैं और थोड़ा सा नैरो होता है, जबकि एब्डोमेन इनका शॉर्ट और ब्रॉड देखने को मिलता है फीमेल कॉकरोचेस का। ऑल 9 स्टर्ना विजिबल होते हैं यहाँ पे इस कॉकरोच पे, जबकि यहाँ पे 7 स्टर्ना विजिबल होते हैं, जबकि जो 7th स्टर्नम फ्यूज्ड होता है 8th और 9th वाले स्टर्ना के साथ। ये सवाल जो है कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आगे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी 9 के 9 स्टर्ना है वो विजिबल होते हैं, जबकि यहाँ पे 7वें वाला जो है स्टर्नम फ्यूज्ड होता है 8वें और 9वें के साथ फीमेल के अंदर। एनाल स्टाइल के बारे में बात की थी अभी हमने, यहाँ प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे जो था वो एब्सेंट होता है, राइट। ये फीमेल और मेल में डिफरेंस हो गया। एनाटॉमी की बात करें तो दैट इज द स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी को, अंदर के ऑर्गन्स के मॉर्फोलॉजी की स्टडी को या इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को आसान भाषा में एनाटॉमी कहा जाता है। अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में इन कॉकरोचेस की, तो एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड है किसमें? फोरगट, मिडगट और हाइंड गट के अंदर। किस किस में? फोरगट, मिडगट और हाइंड गट के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको आसानी से यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसका, जहाँ पे वो एक इसोफेगस से क्रॉप गिजार्ड की तरफ जा रहा है और हेपेटिक सीके आपको देखने को मिल रहे हैं। तो माउथ है, माउथ से एंटर करेगा फूड, कहाँ पे जाएगा? फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आगे की तरफ मूव करेगा किसमें? इसोफेगस में। यहाँ पे क्रॉप प्रेजेंट होती है। क्रॉप का फंक्शन क्या होता है? क्रॉप स्टोर करता है फूड को, ठीक है। क्या करता है? स्टोर करता है फूड को, ठीक है जी। क्रॉप स्टोर करता है किसको? फूड को। उसके बाद गिजार्ड में जाएगा। गिजार्ड कैसा है? गिजार्ड जो होता है वो एक ग्राइंडिंग पोर्शन होता है जो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि क्रॉप और गिजार्ड का क्या फंक्शन होता है, तो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा हेपेटिक सीके, हेपेटिक जो है लीवर के लिए वर्ड आता है, हेपेटिक सीके जो है दैट प्रेजेंट एट इज जंक्शन ऑफ फोर एंड द मिडगट रीजन। और ये क्या करता है? हेपेटिक सीके जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम दे रहा है, बेसिकली उसको डाइजेस्टिव जूसेस दे रहा है, और इस डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंजाइम प्रेजेंट हैं जो उसके फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे हाइंड गट है, हाइंड गट पे क्या क्या प्रेजेंट है? इलियम है, कोलोन है और रेक्टम है, देन एनस हो गया हमारा यहाँ इनका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिडगट हो गया रीजन, राइट। उसके अलावा आपको यहाँ माइलफेजियन ट्यूब्यूल भी देखने को मिल रही है, बात करेंगे उसके बारे में। हेपेटिक सीके रीजन हो गए ये, राइट जी। गिजार्ड हो गया जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है, क्रॉप हो गया जो कि स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, और कुछ हेपेटिक सीके जो है वो एंजाइम्स को, जूसेस को रिलीज करते हैं, जिसमें एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनके पास ओपन टाइप होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। ब्लड जो होता है कॉकरोचेस का, बेसिकली ब्लड जो होता है, ब्लड ऑफ कॉकरोच, कोई ब्लड ऑफ कॉकरोच में बेसिकली आपको दो चीजें देखने को मिलेंगे यहाँ पे मेनली। एक तो इसमें बनाता क्या है? ये बनाता है हीमोलिम्फ को, ठीक है। किसे बनाता है ये बनाता है हीमोलिम्फ को बनाता है। और इस हीमोलिम्फ के अंदर क्या है? इस हीमोलिम्फ के अंदर है प्लाज्मा, ठीक है जी। इस हीमोलिम्फ के अंदर क्या है? प्लाज्मा। सवाल यहाँ पर बनता है कि सर हीमोलिम्फ में और क्या क्या है, ठीक है। क्या ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर? तो बिल्कुल जी, इनके पास ब्लड कॉर्पस्कल्स भी हैं, ठीक है। इनके पास यहाँ पे ब्लड कॉर्पस्कल्स भी हैं, राइट। तो प्लाज्मा हो गया। ब्लड ऑफ कॉकरोच क्या है? हीमोलिम्फ है, जिसमें प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल देखने को मिलता है। इस ब्लड कॉर्पस्कल में क्या होती है? ब्लड कॉर्पल्स के अंदर जो है बेसिकली हेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है इनके अंदर? हेमेटोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। हेमेटोसाइट सिंपली जो है प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं इन ब्लड के अंदर। हेमेटोसाइट्स क्या कर रही हैं? ये प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। दैट इज रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है सिंपली, जो ब्लड के अंदर इनके क्या क्या है, ब्लड के अंदर इनके जो है वो हीमोलिम्फ प्रेजेंट है, जिसमें प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पस्कल की बात करेंगे, हेमेटोसाइट्स हैं जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं, दैट इज रिलेटेड विद दी सम ब्लड क्लॉटिंग एज
वेल, राइट। तो और एक चीज और कि ब्लड जो है दैट इज नॉट रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्लड इज नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, ब्लड इज नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन बिकॉज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो ओपन टाइप हो गया, विस्लर ऑर्गन जो बाथेड होते हैं किसमें, हीमोलिम्फ के अंदर। हीमोलिम्फ कैसा है, हीमोलिम्फ के पास कलर प्लाज्मा है और हेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा हार्ट कंसिस्ट होता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब से और डिफरेंशिएटेड होता है इनटू दी फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन द ईदर साइड। तो फनल शेप चैनल होते हैं ऑस्टिया के साथ, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ब्लड इज नॉट रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन, रीजन बिकॉज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो क्या है, वो एब्सेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, एब्सेंट है। उसके अलावा ब्लड फ्रॉम साइनसेस, साइनसेस इज अ स्पेस, तो ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर थ्रू द हार्ट through the ostia, enter into the heart through ostia and which is pumped anteriorly to the sinuses again. ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है, जिसे हीमोलिम्फ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है सच प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि आपके जो ब्लड है उसके पास एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, तो दे ब्लड इज ब्लड कलरलेस बेसिकली बिकॉज दे डोंट हैव एनी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो देयर इज अ ट्रेकिया which open through the 10 pair of the spiracles. Spiracles यहाँ पे ऐसा समझिए कि स्पाइरिकल जैसे आपके पास नॉस्ट्रिल्स होती है ना, जैसे आपके पास नॉस्ट्रिल्स होती है ना, कुछ उसकी तरह काम करता है, जैसे आपके पास नॉस्ट्रिल्स होती हैं उसकी तरह काम करता है, ऐसा समझना है। स्पाइरिकल्स रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स एंड ऑक्सीजन डिलीवर्ड डायरेक्टली टू दी सेल्स एज वेल। तो स्पाइरिकल्स कैसी हैं, स्पाइरिकल जो है आगे जो नेटवर्क है ट्रेकिया का, उनको ये पहुंचाने में ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करती हैं, जिसकी हेल्प से डायरेक्टली सेल्स के पास जाके जो है ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है, डायरेक्टली सेल को जो ऑक्सीजन मिल जाती है। तो स्पाइरिकल्स इज एक्ट लाइक अ नॉस्ट्रिल लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। दे आर यूरिकोटैलिक 100 to 150 अराउंड, यहाँ पे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के नंबर जो है वो देखने को मिलते हैं, लगभग इतने। एंड यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है इनका, यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव आउट कर रहे हैं। देन अगर बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम जो है कॉकरोचेस का, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली arranged ganglia cells which is joined by paired longitudinally connectives on the ventral side and 3 ganglia in thorax and 6 in abdomen are present. तो गैंग्लियन सेल्स होती हैं, जो सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है बेसिकली, उन्हें हम गैंग्लियन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंपली जो है गैंग्लिया जो है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टिव्स होती हैं, कनेक्टेड होती है वेंट्रल साइड पे, और 3 गैंग्लिया जो है वो थॉरेक्स रीजन में है और 6 जो है वो एब्डोमेन रीजन में देखने को मिलती है। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, दैट इज इंपॉर्टेंट, ब्रेन रिप्रेजेंट कैसे होता है, बाय दी सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, इसका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। तो ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन से। ईच आई दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं ये इसकी, ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इसकी। तो हर एक आई जो है वो कंसिस्ट होती है, ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से कंसिस्ट होती है। बात अगर करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, मैंने यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ एनसीईआरटी के, उन्हीं को आप लोगों ने ध्यान रखना है, मोर नॉट मच मोर। देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस पे सवाल पूछा जाता है कि किस सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, तो 4th and 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है। देन वॉसा डिफरेंस, वॉसा डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट एंड मेल गोनोफोर जो है वो प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल जो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है और स्पर्म्स को स्टोर करते हैं ये बेसिकली। एंड मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स होती है यहाँ पे, जो कि 6 to 7 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। कहाँ है मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, देयर इज अ सेमिनल वेसिकल, ठीक है, देयर इज अ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, राइट, एंड सिक्रीशन भी प्रोवाइड कराती है ये। उसके अलावा देयर इज सम लाइक दिस ट्यूब्यूस रीजन एज वेल, देयर इज अ टेस्टिस रीजन एज वेल, यहाँ से इसका कनेक्शन जो है वो इन ग्लैंड्स के साथ, सेमिनल ग्लैंड्स के साथ, सेमिनल वेसिकल्स के साथ जो है वो होता है, ठीक है जी।
तो सेमिनल वेसिकल स्टोर करते हैं किसे, स्पर्म्स को स्टोर कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करती हैं। साथ ही साथ मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स भी, मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है, ये कहाँ पे 6th 7th सेगमेंट के ऊपर जो है ये इनकी लोकेशन हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर देखें सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज अ पेयर ऑफ ओवेरीज प्रेजेंट, और इस पेयर ऑफ ओवेरीज में विद 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स पे प्रेजेंट होती हैं। देन ओविडक्ट जो बेसिकली ओवा को लेके आ रही है, और यहाँ पे जेनाइटल चैम्बर जो है वो प्रेजेंट है। स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, स्पर्म्स ट्रांसफर थ्रू दी स्पर्मेटोफोर्स, एंड फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 to 10 ootheca को। ना व्हाट इज ootheca है, ootheca क्या है यहाँ पे, fertilized eggs encased in a capsule which is called ootheca। तो ootheca में क्या है, ootheca में जो fertilized eggs जो है वो जिस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे ootheca का नाम दिया जाता है। तो ootheca जो कंटेन करता है 14 से 16 एग ऑन एन एवरेज, ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम पे इतने एग्स जो है वो एक बारी में कंटेन कर रहा है। अमेरिकाना जो है, अमेरिकाना पोरोमेटाबोलस इनकम्प्लीटेड मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पे जो कई पैरीप्लानेटा अमेरिकाना है, तो डेवलपमेंट जो होता है इनका पैरीप्लानेटा अमेरिकाना, बेसिकली इनमें कई में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जब आप देखते हो कि एक जो यंग वन है बेसिकली वो एक एडल्ट बन रहा है, और एडल्ट बनते हुए कई हम उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं, जैसे आप टडपोल से फ्रॉग के बनते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें कई क्या होता है कि जो निम्स है वो निम्स ग्रो करते हैं बाय मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का मतलब होता है कि एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है, मॉल्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे एक डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, चेंजेस आते हैं। आसान भाषा में आप इसको चेंजेस बोल सकते हो। कई ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉल्टिंग की स्टेजेस से जाते हैं, यानी कि चेंजेस देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट होता है, और मॉल्टिंग जरूरी भी है। तो निम्फ जो होता है, निम्फ क्या करता है, निम्फ ग्रो करता है बाय मॉल्टिंग ऑफ 13 टाइम्स टू रीच एन एडल्ट फॉर्म। एडल्ट बनने के लिए उसको 13 बार मोल्टिंग करनी पड़ती है, राइट, मतलब चेंजेस आते हैं, मतलब ये इसकी डेवलपमेंटल स्टेज है। इंट्रैक्शन अगर मैन के साथ देखें तो पेस्ट है एज ए डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटामिनेट करता है, उसको दूषित बनाता है, कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज एज वेल, ठीक है, तो बीमारियों को फैलाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ये, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स, कीवर्ड्स अच्छे से कॉकरोच के समझ आए हों, और ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है आप लोगों ने एंजॉय किया हो बच्चों, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से कुछ और नए वन शॉट्स के साथ बच्चों। हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सीरीज जो है वो बना दी है, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं बहुत सारे वन शॉट्स को, किसी भी चैप्टर के, फिजिक्स, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, वन शॉट्स हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजंस हैं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।